गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अध्ययन करेंगे मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक या कारक कौन कौन से हैं। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जिनके कारण जो मांग की लोच है वो प्रभावित होती है। यानी कुछ ऐसे कारक होंगे जिससे मांग की लोच कम या ज़्यादा होने की प्रवृत्ति रहती है। सभी वस्तुओं की मांग की लोच एक जैसी नहीं हो सकती, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। उन फैक्टर्स में वैसे बहुत सी चीज़ें आ जाती है हमारी, जैसे वस्तु की प्रकृति हो गई, वस्तु के उपयोग हो गए, वस्तु पर किए जाने वाले व्यय की मात्रा हो गई, उसके स्थानापन्न वस्तुएं हो गई, वस्तुओं के उपयोग को हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं, हमें भी वो वस्तु चाहिए, टाइम फैक्टर हो गया। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है जिसके फलस्वरूप जो लोच है वो प्रभावित होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम समझना चाहेंगे, जैसे आप एक वस्तु का यूज़ कर रहे हैं, वो कैसी वस्तु है आपके लिए। जैसे कि आपको बीपी है और उस बीपी की टैबलेट चाहिए आपको, तो क्या उसके यूज़ को आप रोक सकते हैं? वो आपको चाहिए ही चाहिए। उसके रेट कितने बढ़ जाएं कितने कम हो जाएं उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी इसकी लोच क्या होगी? शून्य होगी या बेलोचदार होगी या बहुत ही कम या इकाई से कम लोचदार होगी। यानी वो वस्तुएं हमें चाहिए ही चाहिए। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसको हम रोक सकते हैं, वो हमारे लिए आवश्यक नहीं होती है, लग्जरी गुड्स होती है, तो उनको हम कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं, तो उनकी लोच क्या हो जाएगी? अधिक हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो सारे मिलके इस चीज़ को फाइनल करते हैं कि लोच कैसी रहेगी। लोच कम है या ज़्यादा है, इकाई लोचदार है या बेलोचदार है या पूर्णतया लोचदार है। तो आज के चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से तत्व या फैक्टर हैं जो ये फाइनल करते हैं कि मांग की लोच क्या रहेगी। यानी हम इन्हें मांग की लोच के निर्धारक तत्व कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वस्तुओं की मांग की लोच में भिन्नता के कारण क्या होते हैं। कुछ वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, कुछ की बेलोचदार, इसके क्या कारण होते हैं। तो ये सारे कारण इसके लिए जवाबदेह होते हैं। तो एक एक करके हम इनका अध्ययन स्टार्ट करते हैं। पहला इसके अंदर आपका आता है वस्तु की प्रकृति, नेचर ऑफ कमोडिटी। उस वस्तु का नेचर कैसा है। हर वस्तु के नेचर में भिन्नता पाई जाती है। कुछ अनिवार्य गुड्स होती हैं आपकी जो आपको नेसेसरी हैं, चाहिए चाहिए। कुछ आपकी आरामदायक होती हैं, यानी कंफर्ट गुड्स में आ जाती हैं। कुछ विलासिता की वस्तुएं होती है, लग्जरी गुड्स होती हैं। तो ये क्या इनकी कैटेगरी है, अलग अलग उस वस्तु का नेचर है ये। तो इसके फलस्वरूप उस वस्तु के जो लोचता है उसमें भी फर्क पड़ता है। कैसे कि जैसे अनिवार्य वस्तुएं हैं तो उनकी पूर्ति के बिना क्या होगा कि हमारा जो लाइफ होती है उसमें हमें प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, हमारा जीवन कष्टमय हो जाता है। तो इनकी लोच क्या होती है? कम होगी। भले ही रेट इसके बढ़ जाए इसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें वो चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो इनकी लोच क्या होती है? कम लोचदार होती है। और जैसे आरामदायक वस्तु हो गई या लग्जरी गुड्स हो गई, तो इनकी लोच क्या होगी? तुलनात्मक रूप से अधिक होगी। अगर इनमें रेट में परिवर्तन आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उनकी वस्तुओं के उपभोग को एक बार क्या करेंगे, रेट बढ़ गए तो हम उसको स्थगित कर देंगे, या रेट कम हो गए तो उनको खरीदना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो अनिवार्य गुड्स हैं वो तो हमें चाहे किसी भी रेट पे हमें खरीदनी है, तो उनकी तुलनात्मक रूप से जो अनिवार्य गुड्स हैं वो क्या होती हैं आपकी? बेलोचदार प्रवृत्ति या कम लोचदार प्रवृत्ति की होती है। और आरामदायक या विलासिता वस्तुएं वे इकाई से अधिक या अधिक लोचदार प्रवृत्ति की होती है। दूसरा आपका इसके अंदर आता है वस्तु के विभिन्न उपयोग, वैरायटी ऑफ यूजेस। यानी वो वस्तु आपके कितने प्रयोग में आ रही है। जितनी जैसे कोई वस्तु का उपयोग, जितना उसका उपयोग ज़्यादा होगा उसकी लोच क्या होगी? अधिक होगी। यानी कीमत में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पे आप क्या करोगे, उसकी मांग तेज़ी से बढ़ने या घटने लग जाएगी, क्योंकि उसका यूजेस बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे कीमत कम हुई तो आप उसका बहुत सा यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और रेट बढ़ गए तो आप क्या कर देते हैं, उसको कम कर देते हैं। और जो वस्तु ज़्यादा यूजेस में नहीं आती है, कम प्रयोग आने के लायक होती है, तो उसकी मांग क्या होती है? कम लोचदार या इकाई से कम लोचदार होती है। तीसरा इसके अंदर आता है स्थानापन्न वस्तुएं या सब्स्टिट्यूट्स, हम कह सकते हैं गुड्स जो होती है। जिन वस्तुओं की जितनी ज़्यादा स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध होगी उन वस्तुओं की मांग की लोच क्या होगी? अधिक होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर किसी चीज़ के सब्स्टिट्यूट रेट उपलब्ध हैं और आप दूसरी वस्तु के रेट बढ़ रहे हैं, उस वस्तु के रेट बढ़ रहे हैं, स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध है, तो आप क्या करेंगे? दूसरी वस्तु परचेज कर लेंगे। तो उसकी मांग में फ़र्क आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो जिनकी स्थानापन्न वस्तुएं अधिक उपलब्ध होंगी उन वस्तुओं की मांग की लोच क्या होगी? अधिक होगी। समझ में आई आपकी बात? कि थोड़ी सी भी कमी वृद्धि स्थानापन्न वस्तुओं के प्रयोग में क्या कर देगी? कमी या वृद्धि को जन्म देगी। और जिन वस्तुओं की प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध नहीं है सापेक्षिक रूप से उनकी लोच क्या होगी? कम होगी। यानी स्थानापन्न वस्तुओं की अधिकता होने पर मांग की लोच अधिक, और स्थानापन्न वस्तुएं कम होने पर मांग की लोच कम होती है। तो ये था तीसरा फैक्टर्स जो मांग की लोच को प्रभावित करता है। चौथा है इसके अंदर प्रयोग के स्थगन की संभावना। यानी कि जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप पोस्टपोन कर सकते हैं क्या? पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ
कंजप्शन या यूज़ को। आप जिन वस्तुओं के प्रयोग को स्थगित कर सकने की संभावना जितनी ज़्यादा होगी उनकी मांग की लोच भी क्या होगी, अधिक होगी। जैसे रेट बढ़े आप उसको स्थगित कर सकते हैं, आपने सोच लिया कि नहीं जब ये सस्ती होगी तब परचेज करेंगे, तो डिमांड में फ़र्क आ गया कि नहीं आ गया। यानी जिनके स्थगन की संभावना होती है उनकी लोच क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि कीमत बढ़ने पर उनके प्रयोगों का किया जा सकता है, स्थगित या पोस्टपोन किया जा सकता है और उनकी मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसके विपरीत अगर वस्तु के उपयोग को स्थगित किए जाने की संभावना क्या है, बहुत ही कम है, या उसका उपयोग करना में आवश्यक है, तो कीमत बढ़ रही है, घट रही है, उसका कोई भी इफेक्ट क्या होगा, नहीं पड़ेगा और उसकी लोच क्या होगी, कम लोचदार या बेलोचदार प्रकृति की होगी। जैसे सर्दी के कपड़े हैं, कीमत बढ़ जाने पर भी हमें क्या करना है, सर्दी में तो यूज़ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बजाय दवाई और उन पे खर्चे करने की बजाय हम चाहेंगे कि हमें जैकेट ही परचेज कर लेनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप उसके प्रयोग को स्थगित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है इलास्टिसिटी को इफेक्ट डालने के लिए। नेक्स्ट 5वां पॉइंट आपका आता है वस्तु पर व्यय की जाने वाली मात्रा, यानी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। आप जो वो कर रहे हैं उसके ऊपर जो आप व्यय कर रहे हैं वो आपकी टोटल इनकम का कितना पार्ट है। यानी वस्तु की मांग की लोच इस बात पर निर्भर करेगी कि वस्तु पर जो उपभोग कर रहे हैं उपभोक्ता वो अपनी आय का कितना भाग व्यय कर रहे हैं। जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग खर्च करते हैं उनकी मांग की लोच क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा भाग खर्च कर रहे हो, अगर बढ़ गया तो आप सोचोगे एक बार इसको रोक देते हैं। और अगर आप अपनी आय का बहुत ही छोटा भाग व्यय कर रहे हैं तो आप उसमें सोचेंगे नहीं, थोड़ा सा प्राइस उसका बढ़ गया, माचिस के रेट बढ़ गया, नमक की थैली के प्राइस बढ़ गए, तो आप इतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, उसको परचेज करते हैं। तो अगर आपकी आय का बड़ा भाग खर्च हो रहा है तो अधिक लोचदार, कम भाग खर्च हो रहा था आप उसमें कोई इफेक्ट नहीं डालते, यानी वो बेलोचदार या कम लोचदार प्रकृति का होता है। तो आपको क्या देखना है कि व्यय की मात्रा क्या है, आपकी टोटल इनकम के सामने आप उस वस्तु पर कितना व्यय कर रहे हैं, ये फाइनल करता है कि उसकी लोच क्या होगी, कम ज़्यादा किस प्रकृति की होगी। नेक्स्ट आपका आता है आय का स्तर, इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर, यानी उपभोक्ता की आय का स्तर क्या है। अगर उपभोक्ता जो है खरीदने वाला या ज़्यादातर जो उपभोक्ता हैं वो धनी प्रकृति के हैं मान लो, तो जो धनी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, उसके लिए एक्सपेंसेस कोई मायने नहीं रखता उतना, तो वो क्या करेगा, रेट बढ़ रहे हैं तो भी वो वस्तु को परचेज करता रहेगा। यानी उसकी मांग की लोच क्या होगी, कम लोचदार होगी, उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं फिर भी वो परचेज कर रहा है, यानी कम लोचदार है। क्योंकि कीमत परिवर्तन से वो क्या है, बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है उनकी इनकम के ऊपर, क्योंकि वो क्या होते हैं, धनी प्रकृति के लोग हैं। और जबकि अगर अन्य बातें समान रहती हैं मान लो सारा कुछ, तो जैसे जैसे हम कह सकते हैं जैसे आय बढ़ेगी तो लोच घटेगी, और जैसे आय कम होगी, अगर आगे व्यक्ति की आय कम है तो अगर चीज़ों के रेट बढ़ते हैं तो वो क्या करेगा, एक बार प्रयोग को स्थगित कर देगा, तो क्या होगा, लोचदार प्रकृति की। यानी तुलनात्मक रूप से अगर हम कहें तो जैसे जैसे आय बढ़ेगी तो कम लोचदार, और आय अगर कम होती है तो अधिक लोचदार मांग पाई जाती है। यानी डिपेंड करता है कि उपभोक्ता का आय का स्तर क्या है। नेक्स्ट आपका इसके अंदर 7वां पॉइंट आता है धन का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन सोसाइटी, समाज के अंदर धन का वितरण कैसा है। ये जो आपको पिछले वाले टॉपिक में भी बताया गया था, यानी समाज में धन का वितरण जितना अधिक इक्वल होगा उतनी ही मांग अधिक लोचदार होगी, क्योंकि सारे लोगों के पास क्या होगा, एक जैसा पैसा होगा। जैसे प्राइस बढ़े सबने मांग कम कर दी, जैसे प्राइस डाउन हो सबने एक साथ बढ़ा दी, तो लोच क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर धन का वितरण असमान है, यानी कुछ लोगों के पास धन ज़्यादा है कुछ के पास कम है, तो ये दोनों चीज़ें ही क्या करेगी, बेरोजगार प्रकृति की मांग जनरेट करती है, क्योंकि धनी होंगे उनके वैसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो निर्धन वर्ग है उनको वैसे ही नॉर्मल गुड्स परचेज करनी होती है तो वो बाकी गुड्स वैसे परचेज नहीं करेंगे। तो जो लोच है वो तुलनात्मक रूप से अगर समान वितरण है तो अधिक देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट जो आता है वो आता है आपका समय तत्व, टाइम एलिमेंट। मार्शल ने अपने एक कोट में बताया था कि लोच को प्रभावित करने में समय तत्व का विशेष योगदान बताया। तो उन्होंने कहा था कि समय जितना कम होगा उतनी ही वस्तुओं की मांग कम लोचदार, और जितना समय अधिक होगा वस्तुओं की मांग उतनी ही अधिक लोचदार होती है। क्यों? क्योंकि वस्तुओं की कीमत में घटत बढ़त का प्रभाव तत्काल न पड़ के कुछ टाइम के बाद पड़ता है, समय इफेक्ट लेता है। शुरू में रेट बढ़े, फिर धीरे धीरे कंज्यूमर तक पहुंचे, फिर उसकी डिमांड कम हुई, इस टाइप एक सर्किल बनता है, हर चीज़ का एक टाइम ड्यूरेशन लगता है। तो वो कहते हैं कि जितना समय आपके पास अधिक होगा वस्तुओं की मांग उतनी ही क्या होगी, अधिक लोचदार, और कम होगा तो कम लोचदार होगी। नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर 9 नंबर पॉइंट, आदत या अधिमान, हैबिट या प्रेफरेंस क्या है किसकी, कंज्यूमर की। अब उपभोक्ताओं की रुचि, स्वभाव, आदत सभी होते हैं, सामाजिक रीति रिवाज होते हैं, इन सब का क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है उनके ऊपर। तो जब वस्तुएं होती हैं उनके उपभोग की आदत पड़ जाती है किसी को, तो वो कीमत परिवर्तन पर क्या करते हैं, विशेष ध्यान नहीं देते, और परिणाम स्वरूप ऐसी वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी, कम लोचदार। आपको आदत पड़ चुकी है, आपको तो परचेज करने, रेट बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं, आपसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो मांग कैसी होगी, कम लोचदार या बेलोचदार प्रकृति की। और इसके विपरीत यदि किसी को आप विशेष वरीयता नहीं दे रहे हैं तो मांग क्या होगी, लोचदार होगी। क्योंकि आप फिर क्या देखेंगे, उसके प्राइस देखेंगे, उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स देखेंगे, उसके सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है उसको आप चेक करेंगे, तो ये क्या होगा, आपका कम लोचदार प्रकृति का दिखाएगा। 10वां पॉइंट जो मांग की लोच को प्रभावित करता हुआ था आपका कीमत लोच, प्राइस रेंज जिसको बोलते हैं। ये पॉइंट में आप ध्यान से समझना कि
अलग अलग कीमतों पर लोच भी क्या होती है, अलग अलग होती है। साधारण रूप से जब हम अध्ययन करते हैं तो ऊंची कीमतों पर वस्तुओं की मांग की लोच क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि ज़्यादा कीमत होगी तो मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सामान्य कीमत स्तर है तो उस पर क्या होती है आपकी इकाई लगभग बराबरी होगी, थोड़ा सा बढ़ा तो थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ा सा डाउन हो गई, थोड़ी सी परचेज करनी ज़्यादा स्टार्ट कर दी तो इकाई के बराबर रहता है। और बहुत ही नीचे स्तर पर मांग की लोच कम होती है, जबकि प्राइस लेवल बहुत ही डाउन है तो मांग की लोच क्या होगी, बहुत ही कम होगी, आप उस रेट पर परचेज कर रहे हैं। यानी ये कीमत लोच क्या करती है कि एक तरह से पूरे समाज की सामूहिक मांग या विशेष वर्ग की कोई सामूहिक मांग है उसके इफेक्ट्स के आधार पर क्या डालती है, लोचदार या बेरोजगार प्रकृति की होती है। कीमत लोच के बाद में आपका आता है अन्य घटक, अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में आपके बाकी सारी बातें आ जाती है, जैसे कि आपका सरकारी नियंत्रण हो गया, वस्तु की प्रकृति हो गई, जैसे टिकाऊ नासवान गिवन गुड्स है, कैसी गुड्स है, या भावी कीमतें क्या संभावना रहने की है आगे फ्यूचर के अंदर, ये सारे तत्व प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं, जैसे सरकारी नियंत्रण है, ये मांग के लोच को कैसे प्रभावित करेगा कि सरकार क्रय विक्रय पर क्या करती है, कई बार प्रभावी नियंत्रण लगा देती है या किसी वस्तु की राशनिंग कर दी, तो इससे क्या होगी, उस वस्तु की डिमांड प्रभावित होगी, तो वो क्या हो जाएगी, लोचदार प्रकृति की हो जाएगी। जैसे वस्तु की प्रकृति है टिकाऊ या विनाशी, कैसी वस्तुएं, साधारणतः जो वस्तुएं टिकाऊ होती है उनकी मांग क्या होती है, अधिक लोचदार होगी, क्योंकि उनको स्थगित किया जा सकता है, प्राइस बढ़ने पे कम, कम होने पे ज़्यादा परचेज किया जा सकता है। लेकिन जो विनाशी वस्तुएं उनकी मांग की लोच कैसी होती है, कम लोचदार होती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा देर आप रख नहीं सकते। दूध है जैसे फट जाएगा, आप ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, उसके प्राइस के हिसाब से उसका वेट नहीं कर सकते। तो साधारण रूप से जो टिकाऊ वस्तुएं होती है उनकी मांग अधिक लोचदार और विनाशी वस्तुओं की मांग कम लोचदार होती है। इस तरह जैसे वस्तुओं की प्रकृति है, मान लो घटिया वस्तु की मांग है, सामान्यतः वस्तुओं की मांग क्या होती है, कम लोचदार होती है, क्योंकि उसमें आप बहुत ही कम व्यय करते हैं अपनी आय का, जैसे गिफिन गुड्स होगी, तो इनकी क्या होती है, बहुत ही कम लोचदार प्रकृति की होती है। जैसे भावी कीमतें एक अलग फैक्टर है, मान लो किसी की, जैसे जिन वस्तुओं की कीमतें सामान्यतः स्थिर रहती है उनकी मांग की लोच भी क्या होगी, कम होगी। जब प्राइस में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा तो मांग में भी ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा तो लोच भी कैसी है, साधारणतः कम रहेगी। और जिन वस्तुओं की कीमतों में उतार चढ़ाव आते हैं उनकी मांग की लोच भी क्या होगी, अधिक रहेगी। तो ये थे आपके फैक्टर्स जो क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रभावित करते हैं, उसके लिए क्या है, आपके रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने किन किन पॉइंट्स का अध्ययन किया, हमने देखा वस्तु की प्रकृति, वस्तु के विभिन्न उपयोग, स्थानापन्न वस्तुएं, प्रयोग स्थगन की संभावना, उस वस्तु पर की जाने व्यय की मात्रा, आय का स्तर, धन वितरण, समय तत्व आपका, आदत या अभिमान या प्रेफरेंस कंज्यूमर का, कीमत लोच और अन्य फैक्टर। अन्य फैक्टर में हमने देखा सरकारी नियंत्रण, उस वस्तु की प्रकृति, टिकाऊ है नासवान है कैसी है, और भावी कीमतों के उतार चढ़ाव की संभावना। ये सारे फैक्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक के रूप में रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।